मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले सेशन में मैंने आपको जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट दिया था और कहा था कि इसको दो कैटेगरी में बांटकर ही हम समझ सकते हैं, एक जो मैंडेटरी है और एक ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल पार्ट मैं इस सेशन में कंप्लीट करूंगी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी ट्रांजैक्शन लेन देन को में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होता है, अकाउंट का मतलब भी मैंने पहले वीडियो में समझाया है, तो उसका नेचर क्या होता है, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, तभी आप आगे का जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो मेरा सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग कन्वेंशन। पहले मैं इसे डिफाइन कर दूँ, ये है क्या। It is a tradition, it is a custom and tradition that also gives the guideline while recording the बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक परंपरा चली आई है, कहते हैं ना कोई भी परंपरा हमारे लिए गाइडलाइन का काम करती है, कोई भी ट्रेडिशन हमारे लिए गाइडलाइन का काम करता है। एंड वो ट्रेडिशन, वो कस्टम जो हमारे फ़ायदे का होता है उसको हम ज़रूर कंटिन्यू करते हैं, ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। सेम इन केस ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो, सम ट्रेडिशन, सम कस्टम दैट इज़ यूजफुल फॉर अस, दैट वी कंटिन्यू फॉलो दिस ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, एंड आउट ऑफ this some are even made it mandatory also. While I will discuss what are those conventions, ये आप पर है, आप इस ट्रेडिशन को आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन फिर मैंने वही बात की, जो फ़ायदे की चीज़ है हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे। तो इसके बारे में मैं बताऊं, ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि कौन कौन से जो हैं कन्वेंशंस जो हैं हमें समझने हैं, हमारे विषय में जो महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी है, उसे हम ज़रूर अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे। तो इसके 4 कन्वेंशंस को आज मैं डिस्कस करूंगी इस सेशन में। पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो स्टूडेंट को समझना होगा कि ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या गाइडलाइन देता है, किस तरह के कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात की गई है। तो इसमें आपका जो एक रूल फॉलो करता है अकाउंटेंट, वो रूल क्या है उसको समझना जरूरी है। इन दिस कंजर्वेटिज्म वी एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नो प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन? जो भी आपको एक बिजनेस में क्या क्या लॉस, कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है, ये पहले से प्री अज्यूम करके चलें और उसके लिए हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। तो ये जो प्रीवियस जो भी एंटिसिपेट हम लॉसेस को कर रहे हैं, क्योंकि वी एंटिसिपेट पॉसिबल लॉसेस बट नो प्रॉफिट, बिकॉज वाई? बिकॉज प्रॉफिट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉस होगा तो हम कैसे उसको कंपनसेट करेंगे, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो कंजर्वेटिज्म है आपको गाइड करता है कि बिकॉज एज यू नो बिजनेस में प्रॉफिट इज अनसर्टेन, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, दैट प्रॉफिट इज अनसर्टेन। तो इस अनसर्टेनिटी को दूर कैसे किया जाए? तो सपोज आज आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, तो यू सेट असाइड सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व मेंटेन करना, प्रोविजंस मेंटेन करना, ये सारे टेक्निकल अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आने वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये होता क्या है? प्रोविजंस जो कि मैंडेटरी है, लाइक टैक्स आपको पे करना है, तो जब पे करना है उससे पहले आपको उसको रिजर्व करके रखना है, सो दैट ऑन टाइम यू कैन पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। रिजर्व्स जैसे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, आपके यहाँ 100-200 वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का एक्सीडेंटल इवेंट होता है, तो फ्रॉम वेयर यू विल कंपनसेट योर वर्कर्स, तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम का एक फंड हमने जनरेट करके रखा है। इसी तरह से और भी बहुत से स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं और कुछ जनरल रिजर्व हैं जो उस अनसर्टेन सिचुएशन में टू फेस द अनसर्टेनिटी वी मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स। तो इस गाइडलाइन को हमें दिया गया कि मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, एंड दिस इज गिवन इन, दिस इज व्हाट गाइडलाइन गिवन इन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो भी पॉसिबल लॉसेस है वी शुड मेंटेन द रिजर्व्स,
we should maintain the provisions. That is what we are guided by this convention of conservatism. अब मैं आपको दूसरे conventions के बारे में बताऊं. Conventions कहता है, the second convention है convention of full disclosure. Disclose what? We disclose all the relevant information to our interested parties, stakeholder, जो कि directly या indirectly हमारे business से जुड़ा हुआ है, जिसमें supplier हो सकते हैं, customer हो सकते हैं, investors हो सकते हैं, government authority हो सकती है. तो whatever accounting information you are providing to the user, it should be fully disclosed. There should be honesty while disclosing your accounting information. तो ये जो कन्वेंशंस है कहीं ना कहीं एक ईमानदारी है, लेकिन फिर अगर हम थोड़ा बिजनेस के टर्म में बात करें तो I don't think that any businessman disclose their actual profit in the business, because as you know कि if you are disclosing your actual profit you have to pay the tax to the government authority. तो ये थोड़ा सा impractical हो जाता है, लेकिन somewhere if you want to show your goodwill, if you want to show your performance, you have to disclose your facts in front of interested parties. तो full disclosure कहता है you disclose everything, all the events, all the transactions, all the activities that is going on. तो ये full disclosure partially some followed, some not followed, but as a student you must know the meaning of this convention of full disclosure. तो ये एक बात हुई. तीसरा जो कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हियर रेफर्स टू द कंटिन्यूटी. कोई भी रूल आपने फॉलो किया, इट शुड बी फॉलोड ऑन कंटिन्यूस बेसिस. अब कंटिन्यूस बेसिस की बात करें तो आप कोई भी अगर एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हो तो यू हैव टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज. सेम इन केस एनी रूल्स यू हैव अडॉप्टेड, एनी रूल्स यू हैव फॉलोड, दैट शुड बी कंटिन्यूडली फॉलोड, बिकॉज वॉट एवर यू आर डिस्क्लोजिंग, whatever information you are providing to the users, if you will change anything, if any major changes you have done, how other party will come to know? Users को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या क्या changes अपने accounts book में किया है? तो एक तरफ तो कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी फॉलो किया जाए, लेकिन एक तरफ ये कन्वेंशंस आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप कोई मेजर डेवलपमेंट या मेजर चेंजेस आप करने जा रहे हैं तो यू शुड नॉट चेंज, बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ. यू नो एवरीथिंग दैट चेंज तो करना. आज का समय डिजिटलाइजेशन हुआ, आज मैं आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस चेंज. अर्लियर मेरे पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी अनुभव है, कोई भी बात है तो हम आपको कम्युनिकेट कहाँ कर पाते. तो ये तो समय का बदलाव है जो हम आज आपसे जुड़े हुए हैं. आपके हर एक टॉपिक पे हम लोग एक दूसरे से मैं अपने शेयर्स कर रही हूँ, अपने नॉलेज को आपसे शेयर कर रही हूँ. तो ये बदलाव तो जरूरी है, लेकिन अब इस बदलाव के साथ कंसिस्टेंसी आपको इट इज नॉट अ ऑब्स्टिकल फॉर योर डेवलपमेंट. यू कैन मेक चेंजेस, बट देयर इज अ सर्टेन रूल्स. यू हैव टू प्रायर इन्फॉर्म टू द यूजर्स कि वॉट एवर चेंजेस यू आर गोइंग टू डू इन द कमिंग अप अकाउंटिंग ईयर, तो ये एटलीस्ट आप बताएं, आप इन्फॉर्म करें. दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी सेज. तो आई थिंक द मीनिंग इज वेरी क्लियर कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ अगर कोई चेंज ज़रूरी है, जैसे अभी हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करना, आज का समय कंप्यूटर का युग है, तो अब क्या हम मैनुअल ही रहें? नहीं, हम कंप्यूटराइज्ड होंगे. एंड इट शुड बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट प्रायर टू द पार्टी इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इंटरनल यूजर्स आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं. ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए. तो ये आपका तीसरा कन्वेंशन है जो कंसिस्टेंसी के लिए है. तो लेकिन इसमें चेंजेस अगर करना है तो यू शुड एटलीस्ट प्रायर इन्फॉर्म एंड एटलीस्ट यू फॉलो दैट ट्रेंड फॉर अ सर्टेन पीरियड. नाउ द कमिंग, इसमें एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं. मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात की थी कि सपोज यू हैव अडॉप्टेड द फाइनेंशियल ईयर, तो एटलीस्ट यू कंटिन्यू दिस ईयर, बिकॉज वंस यू आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंड अगेन यू आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, तो देयर मे बी अ गैप ऑफ 3 months. तो कंटिन्यूटी शुड बी देयर. वंस यू हैव अडॉप्टेड दैट रूल, yet continue you follow it.
और अगला जो मेरा लास्ट कन्वेंशंस है दैट इज कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस विच आर यूजफुल एंड दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर ओनली शुड बी डिस्क्लोज्ड। मैटरलिटी का मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस से संबंधित है, क्योंकि हम बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक ऑनर है जिसने ड्राइंग्स करी और वो गोवा ट्रिप में गया, उसने एंजॉयमेंट किया, ये परचेज किया, वो परचेज किया, इज इट रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग is this information is relevant to the user? No. So materiality says कि whatever material things, whatever useful information is there, that only will disclose in the books of account. तो अगर मैं अपनी बात को सम अप करूं तो मैंने 4 कन्वेंशंस आपको एक्सप्लेन किया। पहला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है जो कि सिर्फ आपको गाइड करता है, यू लॉसेस के चांसेस को आप पहले से प्री अज्यूम करिए, डोंट बॉदर अबाउट प्रॉफिट, इफ देयर विल बी प्रॉफिट देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ देयर विल बी अ लॉस देयर विल बी अ डिफिकल्टी, हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन, सो फॉर दैट यू मेंटेन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। और दूसरा मैंने आपको बताया दैट इज फुल डिस्क्लोजर, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। तीसरा मैंने आपको बताया कि देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन आई डिस्क्लोज, आई सेड दैट इज मैटरलिटी और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, दैट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं अगले टॉपिक पे, जो कि मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप वर्कआउट भी करेंगे कि वेदर यू आर नोइंग दिस थिंग्स और नॉट बीइंग अ बिगिनर ऑफ दिस अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो आपके पास जो भी लेन देन हो रहा है, जिसको हम लोग पहले शुरू से ही समझ रहे हैं, लेन देन का मतलब ट्रांजैक्शन, रिसीविंग एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट। तो आपको सबसे पहला पार्ट ये जानना है, लर्न करना है, जो कि मैं अलग एक वीडियो इसके लिए तैयार करूंगी जिसमें हम गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई करें, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे आपको कैसे कमांड हो। इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो आपके लिए तैयार करूंगी, एक अलग सेशन पे हम उस पर काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंट का भी मतलब मैंने पहले समझाया है, इंडिविजुअल अकाउंट। तो एक स्टूडेंट को सबसे पहला जो चीज़ सीखना है वो ये है कि कोई भी लेन देन में किस नाम के अकाउंट को खोला जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस नाम के अकाउंट को, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल से मैं ये बात समझाऊं, सपोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ 2 अकाउंट छिपा हुआ है, आपको उस 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कैश, दूसरा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर स्टार्ट करता है, और ओनर क्या लगाता है बिजनेस में, कैपिटल लगाता है। जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट छिपे हुए हैं, एक कैश, दूसरा बैंक। तीसरा ट्रांजैक्शन लू, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स, पहले मैंने आपको बताया था जब गुड्स का जिक्र हो तो परचेज अकाउंट खुलेगा, और यही परचेज कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर अकाउंट खुलता। ये भी एक बात समझने वाली है कि पर्पस क्या है, गुड्स मीन्स रीसेल पर्पस। तो परचेज अकाउंट एक इन्वॉल्व हुआ और एक राम हुआ। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन आपके सामने ऐसे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो अब राम से क्या लेना देना, कैश हमने पे किया, गुड्स खरीद के लाया, तो बिजनेस में परचेज एक अकाउंट हो गया, कैश एक अकाउंट हो गया। सिमिलरली सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट हो गया। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, तो बाप बताओ क्या होगा, मशीनरी होगा, कैश होगा। तो इस तरह से पहला जो स्टेप आपका होता है कि कोई भी लेन देन में पहले स्टूडेंट को यही सीखना है, फर्स्ट स्टेप है कि कौन से नाम के अकाउंट को खोला जाए, ये फर्स्ट स्टेप है। ये जिसको आ गया, आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। एक दूसरा है अब नेचर पहचानना, ये भी मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि किस किस नेचर के अकाउंट होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करना बच्चे को आ गया तो आगे के गोल्डन रूल्स जो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो वो डिस्प्ले जो हो रहा है उसमें नेचर ऑफ अकाउंट जो मैं है मेनली तो 2 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल नेचर और इम्पर्सनल नेचर। पर्सनल जिसमें व्यक्ति अकाउंट को हम पर्सनल माने हैं, इम्पर्सनल जो व्यक्ति नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो खर्च हो सकता है, वो इनकम हो सकता है। तो अगर हम नाम की बात करें तो एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है।
और इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, जो वस्तु से संबंधित है वो रियल नेचर का कहलाया, जो खर्च लॉस इनकम गेन से संबंधित है उसको नॉमिनल नेचर का माना गया। तो अगर आप काउंट करो तो तीन ही नेचर के अकाउंट होते हैं, तीन ही नेचर का अकाउंट कोई भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल में क्या, हम जो पर्सन का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, पर्सनल को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नेचुरल पर्सनल, हम और आप किस में आएंगे, नेचुरल पर्सनल। नाम से ही पता चल जाएगा कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अनामिका, अशोक, अरविंद, राम, ये सब क्या है, नेचुरल है। दैट इज गॉड ने जिस पर्सन को क्रिएट किया है वो नेचुरल हो गया। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल, ऑल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल तरीके से बात को समझिए, जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी सेपरेट एंटिटी है, दैट विल बी कंसिडर एज ऑल्सो अ पर्सन। अगर आपने किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया और किसी भी तरह का अगर चीटिंग आपसे हुआ तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी और कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो वहाँ पे हम किसी सेलर पे केस नहीं करेंगे, किसी एजेंट पे केस नहीं करेंगे, किसी एम्प्लॉय पे केस नहीं करेंगे, कंपनी पे केस करेंगे। तो जिसको हम जिस पर केस कर सके कैन बी सू एंड बी इश्यूड, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन। तो सपोज यू हैव अ ट्रांजैक्शन विद LIC, तो LIC इज ऑल्सो अ पर्सन। LIC, GIC, बजाज, रिलायंस, तो इसको हम पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे और पर्सनल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए कैपिटल, इट इज नोन टू अस कि हु इन्वेस्ट द मनी, हु इंट्रोड्यूस द कैपिटल इनटू द बिजनेस, ओनर। तो ओनर का नाम लिखे या ना निकले, कैपिटल इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ पर्सन। कैपिटल अकाउंट लिखा मतलब इट रिप्रेजेंट द ओनर अकाउंट। सिमिलरली ड्राइंग्स ऑल्सो विल कंसिडर्ड एज पर्सनल नेचर, बिकॉज ड्राइंग्स कौन करेगा, ओनर ही करेगा। तो यहाँ पे या तो पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन। इसका एक और एग्जाम्पल बताएं, हम सैलरी किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, तो वो तो खर्च है, वो तो पर्सनल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम सैलरी नहीं देते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, तो अब उसका हम इंडिविजुअल अकाउंट खोलें। अब इस तरह से अगर हमारे यहाँ 200 एम्प्लॉय मार्च के महीने में काम किया और मार्च में हमारा अकाउंट भी क्लोज होता है और हम अब उसकी सैलरी अप्रैल में देंगे, तो इनकम स्टेटमेंट में तो हमको मार्च का खर्च दिखाना है, पेड करें या ना करें। तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ ओपनिंग 200 अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, वी ओपन ओनली वन अकाउंट दैट रिप्रेजेंट दैट दोज 200 एम्प्लॉयज, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लग गया वर्ड सैलरी के आगे, तो वही अकाउंट पर्सनल नेचर में कन्वर्ट हो गया। तो एनी सफिक्स और प्रीफिक्स एडेड टू द नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैंने तीन नेचर को आपको एक्सप्लेन किया, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये आपको समझना होगा। जैसे टैली सॉल्यूशन लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है अकाउंटिंग के, तो उसको आप पर्सनल नेचर का मानोगे। बैंक इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन, वो भी पर्सनल नेचर का होगा। कैपिटल, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल नेचर। ड्राइंग, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल नेचर। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये सारे जो वर्ड हैं जब किसी एक्सपेंस के साथ या इनकम के साथ लग जाते हैं तो ये फिर आपके पर्सनल नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल नेचर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रियल में भी सारे एसेट्स, जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करो, तो उसको हम रियल नेचर का माने। उसमें भी दो कैटेगरी है, जो टैंजिबल है, विजिबल है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हमने टैंजिबल रियल नेचर का मान लिया। और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये सब क्या है, ये आपके अच्छे परफॉर्मेंस, आपका अच्छा रिस्पॉन्स, आपका अच्छा रेपुटेशन, जो इस एसेट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, जिससे कि बिजनेस ह्यूज प्रॉफिट अर्न करता है। तो इस एसेट को हम लोग इंटैंजिबल नेचर का मानते हैं, इंटैंजिबल रियल नेचर में मानते हैं। तो इसको भी हम जो है
रियल अकाउंट कहेंगे, रियल नेचर का अकाउंट कहेंगे। तो अब आपके सामने अगर आता है मशीनरी किस नेचर का है, फर्नीचर किस नेचर का है, कंप्यूटर किस नेचर का है, गुडविल किस नेचर का है, कॉपीराइट किस नेचर का है, पेटेंट, तो यू कैन ईजिली गिव द आंसर दैट इट इज़ ऑफ रियल नेचर। अब थोड़ा सा तीसरा नेचर की बात करें, नॉमिनल, बिजनेस में खर्च है, इनकम है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो इनकम है उसी को हम जो है यहाँ पर नॉमिनल नेचर का मान रहे हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल नेचर में आपका खर्च, इनकम, लॉस, गेन, ये सारे जो हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी, रेंट, कमीशन, ये जितने भी खर्च आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करते हो वो सबको नॉमिनल नेचर का मान लिया गया। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास 3 नेचर के अकाउंट है, और स्टूडेंट को पहला पार्ट यही जानना है, अगर रिकॉर्डिंग पे आपको कमांड करना है तो कोई भी लेन देन में पहले तो आप कौन से अकाउंट को इन्वॉल्व करोगे उस पर आप मेहनत करो, वर्कआउट करो, और दूसरा उसका नेचर पहचानो। नेचर जिसमें पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो कौन सा है वो आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नाउ यू आर वेरी इजीली यू कैन डू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। और इसी के साथ ये जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया, अकाउंट इन्वॉल्व करना, बच्चों आपको मैं ये जो काम दे रही हूँ, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप इस पे काम करके देखो कि क्या आप ये काम कर पा रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट को इन्वॉल्व कर पा रहे हो, किस नाम का अकाउंट खुलना है। जैसे परचेज स्टेशनरी, तो वहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं होगा, स्टेशनरी एक अकाउंट खुलेगा। ऑफ कोर्स अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड तो आपने कैश देकर उसको खरीदा है तो एक स्टेशनरी है, एक कैश है। रिसीव्ड कमीशन, तो एक कमीशन है, एक कैश है। इस तरह से आप पहले अकाउंट को इन्वॉल्व करना सीखो और उसके बाद उस पर नेचर सेट करो। जैसे सैलरी आपका नॉमिनल नेचर, कमीशन आपका नॉमिनल नेचर, कैश रियल नेचर, पेड टू राम पर्सनल नेचर। तो इस नेचर पे काम करो, उसके किस अकाउंट को आपने इन्वॉल्व किया उस पे आप काम करो, तो देखो आप you will enjoy this subject. Really, it's a very wonderful subject. Please do this work, take interest, do your effort, and whatever guidelines I have provided, please follow it. तो आज इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने आपको बताया है आपने उसको फॉलो किया होगा और उस पर आप वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे मैं अपना समाप्त करती हूँ। टेक केयर, नमस्कार।